एमआरआई क्या होता है? एमआरआई क्यों करना पड़ता है? क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है अगर हम एमआरआई के लिए जा रहे हो तो? क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? सारी चीज़ें एक के बाद एक इन डिटेल से इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ। सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाली हूँ। लास्ट पॉइंट में मैं ये भी बताऊंगी कि क्या इसकी कॉस्ट होती है और इसका रिपोर्ट आने में कितना टाइम होता है। ओवरऑल सारी चीज़ें एमआरआई से रिलेटेड आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी जानकारी और कुछ जनरल हेल्थ एजुकेशन मैं अपने इस चैनल पे देती हूँ। खासकर जो स्टूडेंट हैं मेडिकल के, उनके लिए भी मेरा ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरे सारे वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया कि एमआरआई क्या होता है। फ्रेंड्स, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब जैसा नाम से लग रहा है मैग्नेटिक, तो ये एक हाई पावर मैग्नेटिक और कुछ रेडियो वेव्स के थ्रू ह्यूमन के बॉडी के अंदर यानी इंटरनल ऑर्गन को अच्छे से विजुलाइज करने में हेल्प करता है। और जो ये विजुलाइज करता है रेडियो वेव के थ्रू, उसे ही एक ग्राफ पे उसकी पिक्चर्स ली जाती है। हर तरीके से अलग अलग एंगल में उसकी पिक्चर्स को ली जाती है और एक अच्छा सा, जो हम कह सकते हैं जैसे एक्सरे का पेपर आता है, उस पर अलग अलग बॉडी के पार्ट्स अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से पिक्चर्स को वो दर्शाता है। और इससे जो आपके डॉक्टर हैं वो ये देख पाते हैं कि आपके इंटरनल जो कि बॉडी के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, कैसे ट्रीट करना है, वो आगे का फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो एमआरआई क्या होता है ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि एमआरआई कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस वक्त अपने स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे हो। ऐसी होती है एमआरआई मशीन। इसमें एक टेबल लगा होता है, या हम कह सकते हैं कि एक बेड है, जो कि ऑटोमोबाइल होता है, या कह सकते हैं ऑटो कंट्रोल होता है। इस पे पेशेंट लेटता है। ऑटोमोबाइल है जो कि ये ऑटो कंट्रोल है, तो इससे जो टेक्नीशियन होता है वो कंट्रोल करके इस बेड को उस मशीन के अंदर लेकर जाता है और वहाँ से सारी चीज़ें जो है वो मैग्नेटिक रेडियो वेव के थ्रू देखी जाती हैं। ठीक है, ये तो थी कि कैसे होता है। अब बात यह है कि क्यों करना पड़ता है। तो जैसा मैंने बताया कि आपके डॉक्टर को डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। कई सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें कि कुछ चीज़ें इतनी फाइन नहीं देखी जा सकती, तो उसको अच्छे से विजुलाइज करने के लिए आपके बॉडी में कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। अब थोड़ा कुछ एग्जांपल देती हूँ कि क्या क्या होता है तो डॉक्टर एमआरआई करने के लिए बोलते हैं। सपोज जैसे आपकी कोई बोन है, या आपकी स्पाइनल है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें, या आपके ब्रेन के अंदर, या ऐसी कोई नी बोन है, या आपका पेल्विक बोन है जिसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, आपको हमेशा दर्द रहता है, कंप्लेन है कि दर्द हो रहा है, जो कि एक्सरे से भी उतना अच्छा फाइन स्ट्रक्चर जो है वो पता नहीं चल पाता है कि क्या हुआ है। और आपके ब्रेन के अंदर ऐसा हो गया है कि किसी कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ब्रेन ट्यूमर हो गया है, किसी के बॉडी ऑर्गन में कहीं पे ट्यूमर हो गया है, या बोन की जो है डेंसिटी कम होने लग रही है। कई सारे ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी के अंदर जिसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको पेन रहता है। या हम कह सकते हैं कि दो बोन की जो साइज़ इक्वल जो होता है, जहाँ से सारे नर्व निकलते हैं, बोन की साइज़ कई बार बड़ी हो जाती है, तो वो नर्व कंप्रेस करते हैं। जब नर्व को कंप्रेस करते हैं तो कई बार हमारी जो ऐसे नर्व हमारे बॉडी में निकलते हैं जो हमारे हर बॉडी पार्ट को काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए हेल्प देते हैं, कई बार वो फंक्शन नहीं हो पाता, इम्पेयर्ड हो जाता है हमारे एक नर्व की वजह से। उस नर्व के वजह से हमारे बॉडी ऑर्गन में वीकनेस आ जाती है। तो ये सारे जो कंडीशंस मैंने बताए हैं, अगर ये सारे कंडीशंस आपके अंदर कुछ ऐसा है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है एमआरआई के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है। खैर, आप जब एमआरआई के लिए जाते हो तो वहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो तो ये चीज़ें आपको बोलता ही है, आपसे पूछता ही है, बट आपका भी अगर माइंड प्रिपेयर रहेगा कि हाँ मैं एमआरआई के लिए जा रहा हूँ और ये चीज़ें मैं इंश्योर हूँ कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें नहीं है, तो आप खुद को सेफ रख सकते हैं। जैसे आपके बॉडी में कोई भी मेटल की चीज़ नहीं होनी चाहिए जब आप अंदर जा रहे हैं। इनफैक्ट एक हुक भी जो हो सकता है वो भी आपके लिए प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। तो इसीलिए आप इस बात से श्योर रहें कि आपके कपड़े या कुछ भी चीज़, बेसिकली वहाँ तो आपको एक ड्रेस वो प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल का ड्रेस, उसके साथ भी अगर आप जेंट्स हैं तो आपका वॉच, आपका वॉलेट, आपका कोई भी कार्ड, आपका रिंग, आपका चैन, या इनफैक्ट कुछ भी चीज़, आप जो ब्रेसलेट कुछ भी पहन रहे हैं तो वो सारी चीज़ें रिमूव करनी है आपको। सिर्फ और सिर्फ जो हॉस्पिटल की तरफ से मिला है वो एक कुछ लूज सा कुर्ता होगा और पैजामा होगा, सिर्फ यही पहन के अंदर जाना है।
और साथ के साथ अगर आपकी कोई ऐसी प्रीवियस हिस्ट्री रही है जिसमें आपके हार्ट में कोई पेसमेकर लगा है, या आपके कभी TKR हुआ है जिसे हम बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट, वहाँ पे कोई रॉड या मेटल अगर फिट है, या कभी किसी स्पाइन की सर्जरी हुई है जहाँ पे डॉक्टर जनरली सपोर्ट के लिए रॉड थोड़ा कनेक्ट कर देते हैं, या फिर किसी के हाथ का फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें रॉड लगा है, तो कहीं पे भी अगर मेटल की चीज़ आपके सर्जरी के दौरान यूज़ हुई है तो वो आपको पहले ही बता देना है टेक्नीशियन से, जिस डॉक्टर ने आपको ये लिखा है कि MRI कराना है उसको बता देना है। साथ के साथ अगर आप BP, शुगर, थायराइड किसी भी चीज़ की मेडिसिन ले रहे हो, आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो भी आपको बता देना है। ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कोई आर्टिफिशियल टीथ लगा है, बहुत से लोग मेटल का भी लगाते हैं, तो अगर कोई टीथ लगा है तो वो भी आपको बताना है कि मेरा जो ये दांत है वो आर्टिफिशियल है। कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे ये जो ब्लैक पार्ट होता है ना हमारी आइज़ का, वो बहुत से लोगों में नहीं होता, एक्सीडेंटल कभी कुछ हो जाए तो लोग आर्टिफिशियल आइज़ लगवा लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हैं तो आपको पहले से बताना है। अगर इतनी सारी चीज़ें आप खुद एक हेल्थ वर्कर को बता रहे हो या टेक्नीशियन को बता रहे हो तो आप सेफ हो और आपको कोई खतरा नहीं है। बाकी वो खुद के साइड से जो जांच रहे हैं, जो चीज़ चेक कर रहे हैं, वो तो वो करते ही हैं। तो ये रही सावधानियाँ कि आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले तो हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं। फ्रेंड, इसमें एडवांटेज तो है ही, क्योंकि जब ये इतने बड़े मशीन में इतने हाई क्वालिटी से रेडियो वेव आकर के आपके बॉडी के अंदर अगर वो जांच कर रहे हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स की फोटोज ली जा रही है इंटरनली, तो बेसिकली आपके जो डायग्नोस्टिक पर्पज से है, आपके डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए ईजी होगा। तो इसके एडवांटेज तो है ही। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सोचना है, आपको प्रॉब्लम होगा कि मैं कराऊं ना कराऊं, सोचना ऐसा नहीं है, ये बेटर है। और इसका सेकंड एडवांटेज ये है फ्रेंड, ये कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है। इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे कि हम कहते हैं कि हमें किसी के बॉडी के अंदर कोई पतली सी ट्यूब डालकर जांच कर रहे हैं या कोई कैमरा अंदर बॉडी के डाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है। अगर आपके हाथ में कैनुला वगैरह नहीं भी है तो भी ये जांच हो सकता है। कैनुला की ज़रूरत तभी पड़ती है जब कोई कॉन्ट्रास्ट ऐड करके दे रहे हैं बॉडी के अंदर। कोई ऐसी एक दो जांच होती है जिसमें डाई या कॉन्ट्रास्ट IV वेन जो है इंट्रावेनस देना पड़ता है, तो वो किसी किसी में हो सकता है कि कुछ मेडिसिन इंजेक्ट कर रहे हैं आपके कैनुला के थ्रू। अदरवाइज ये इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, तो इसमें कुछ भी ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज या साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि जब आपको उस मशीन के अंदर लेकर जाते हैं तो पहले तो वो पूरी सेफ्टी रखते हैं, आपको रिस्टेंड करते हैं। वो बेड चूंकि बहुत पतला होता है, कुछ ऐसा हो ना, कुछ घटना ना घटे, इसके लिए वो जो MRI मशीन होती है उसमें काफ़ी प्रोटेक्शन भी होते हैं। आपके चेस्ट से, आपको एब्डोमेन से, आपको लेग से, आपको हेड से, पूरे तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए रिस्टेंड किया जाता है, जो कि मशीन का ही एक पार्ट होता है। और आपको ज़्यादा वॉइस से प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए वो एक ऐसे हेड पे लगा के भी रखते हैं, आपके कान में जो है वो थोड़ा कुछ साउंड बजे, पर वो जो ज़्यादा साउंड है उससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे खुद से वो प्रोटेक्शन ऐसा करते हैं। तो डिसएडवांटेज या इसके साइड इफेक्ट ये हो जाता है कि वो जाने से पहले ये सब प्रिपरेशन देखता है तो वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले लेता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कहीं ये भारी मशीन के अंदर जाते ही कहीं मशीन के अंदर ना दब जाऊं, या ऐसा, मतलब वो कई सारी चीज़ें सोच लेता है साइकोलॉजिकली। तो उससे उसको टैकीकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग में आ सकता है, पेशेंट जो है वो बहुत घबरा करके कई बार चिल्लाने भी लग जाते हैं। तो मतलब ये इसके थोड़ा सा होता है कि जो इतना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाता इस टेस्ट के लिए, उसमें ही ये दिक्कत आती है। बाहर आने के बाद बहुत बार होता है कि नोजिया वोमिटिंग फील हो रहा है, कई बार पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन में आएगा। हर एक इंडिविजुअल का जो एक अपना स्ट्रेस लेवल है, जो टेस्ट को लेकर के या मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर के जो डरते हैं, फोबिया होता है, बेसिकली ये उनके लिए है। हर किसी में ऐसे साइड इफेक्ट आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, अगर आप बिल्कुल फ्री माइंड से जाते हैं कि ठीक है MRI हो रहा है, ऐसे ऐसे होता है, ये पहले कर देना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो सच में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात करते हैं जो सबसे लास्ट पॉइंट है कि इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें कॉस्ट कितना आता है और इसकी रिपोर्ट कब मिलती है। फ्रेंड्स, टाइम कितना लगेगा ये आपका कौन सा MRI है इस पे डिपेंड करता है। अगर आपका MRI ब्रेन है तो सिर्फ आपके ब्रेन की जांच रहेगी, तो हो सकता है कि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट्स लग सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपका चेस्ट है या आपका कह सकते हैं स्पाइन है, पूरा जो अपना सर्वाइकल से लेकर के लंबर रीजन तक है, सिर्फ स्पाइन की स्टडी है, तो उसमें भी जनरली हाफ एन आवर लग सकता है। और अगर आपका फुल बॉडी MRI है, कई बार कैसे किसी नर्व की अगर प्रॉब्लम होती है, जनरली हमें नहीं पता होता कि ये जो जनरलाइज वीकनेस है या क्या है, तो कई बार डॉक्टर फुल बॉडी MRI या फुल बॉडी चेकअप करते हैं।
तो इसमें अगर फुल बॉडी है तो ऑब्वियसली टाइम लग सकता है, क्योंकि फुल बॉडी चेकअप हो रहा है। कई बार ऐसी कुछ बहुत गहरा कोई ऐसा ट्यूमर है जहाँ पे बारीकी से स्टडी करनी पड़ती है, बारीकी से एक एक चीज़ देखना पड़ता है, तो वो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। जनरली अगर हम बात करें एक टाइमिंग की, तो हाफ एन आवर्स एक MRI के लिए लग सकता है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो कॉस्ट भी आपके हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ है। अगर आप किसी बहुत एक्सपेंसिव या ऐसे सिटी में हो तो हो सकता है कि MRI की कॉस्ट ज़्यादा हो। अगर आप नॉर्मल किसी जगह हो जहाँ पे जैसे छोटा गांव घर ऐसा बोल सकते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि MRI की सुविधा है, पर बाकी जगह से थोड़ा कम हो सकता है आपका चार्ज। और इस पर भी डिपेंड करता है कि कहाँ का है। फुल बॉडी अगर है तो हो सकता है कि 10,000 या 12,000 के अप्रॉक्स भी जा सकता है। और अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन का है तो हो सकता है कि वो मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच में ये कॉस्ट आ सकती है इसकी। और रिपोर्ट की, लास्ट रिपोर्ट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, रिपोर्ट में होता ये है कि जब आपका MRI होता है तो MRI होने के बाद ही आपको सारे जो फिल्म्स होते हैं, MRI की फिल्म जो बनती है 2-3 जितने भी हो सकते हैं, वो आपको तुरंत ही मिल जाता है। इसकी जो रिटन रिपोर्ट होती है वो आपको डॉक्टर और टाइपिस्ट मिल करके इसको बनाते हैं। डॉक्टर उस सारी जो इमेज है उसकी रीडिंग बताता है और टाइपिस्ट उसको टाइप करता है। देन आपका ये रिपोर्ट रिटन में तैयार होता है। तो फिल्म तो आपको तुरंत मिल जाती है, पर रिपोर्ट डिपेंड करता है कि वो टाइपिस्ट और वो डॉक्टर कब आपको बना के देते हैं। बहुत सारे जगह पे हो सकता है कि आपको वो चीज़ आधे घंटे में बना के दे दें अगर उनके पास टाइम है तो। कई बार होता है कि बहुत लंबी लाइन लगी होती है तो बोलते हैं कि आप कल आके लेके जाना, या बोलते हैं कि आपके मेल पे आ जाएगी रिपोर्ट। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। हाँ, अगर आप किसी फेस्टिवल के बीच में गए हो, जैसे आप कभी सैटरडे को चले गए हो या कभी आप किसी फेस्टिवल पे गए हो, हॉलीडे का टाइम है, तो हो सकता है कि आपको 2 दिन बाद दें। पर जो रिपोर्ट है वो टाइपिस्ट और डॉक्टर मिल करके बनाते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कब दे रहे हैं। पर जो फिल्म है वो तो आपको तुरंत मिल जाती है, और आपके डॉक्टर जिन्होंने MRI प्रिस्क्राइब किया वो तो आपको फिल्म से ही देख के आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लेते हैं और बता देते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने बताया MRI से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स रह गया हो या आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी आपका रिप्लाई दे दूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।